हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती के अंदर लाखों भूकंप आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही भूकंप होते हैं, उनको हम क्या महसूस कर पाते हैं। तो आज आइए यूजीसी नेट जेआरएफ के स्पेशल शॉर्ट्स के जरिए हम भूकंप के बारे में जानते हैं। आज का टॉपिक है भूकंप। भूकंप के बारे में पता करते हैं ना क्या होता है भूकंप। तो भूकंप ये टॉपिक है अर्थक्वेक। तो इससे सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा ऊर्जा का निष्कासन होने से वाला कंपन ही भूकंप कहलाता है। जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां होती हैं, उनके द्वारा ऊर्जा का, जैसे पृथ्वी में आंतरिक शक्ति ऊर्जा का निष्कासन करती हैं, तो उनसे जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप यानी अर्थक्वेक कहते हैं। सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। जब भूकंप होता है तो समय कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो उन तरंगों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाला यंत्र। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनका अगर वो अंकन करता है तो उस यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब देखो, जैसे ये एक दो टर्मिनोलॉजी आती है, भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र। ये क्या होते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल या भूकंप अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर कहते हैं। जैसे देखो ये यहाँ है, तो ये यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हो रहा है, ना, तो यहाँ से जो उत्पन्न होने वाला है इसे बोलते हैं भूकंप मूल। अब उसके क्या होता है? भूकंप मूल के 90 डिग्री पर, मतलब 90 के एंगल पर, जैसे देखो ये वाला है ना, 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे। भूकंप मूल के समकोण पर धरातल पर वह निकटतम स्थान जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं तो भूकंप अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहलाता है। ये वाला जैसे भूकंप मूल है, यहाँ से जो भी 90 के एंगल पर जहां तक ये भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं ना, यहाँ तक जैसे ये पूरा जो एरिया है ये अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, तो भूकंप से सर्वाधिक विनाश जो होता है वो अधिकेंद्र पर होता है, एपिसेंटर पर होता है, तथा अधिकेंद्र से दूर जाने पर भूकंप से होने वाली हानि या नुकसान बहुत कम होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि आइसोसिस्मल। देखो ये इनमें से कई बार पीवाईक्यू आ चुका है यूजीसी नेट जेआरएफ में और सेट या फर्स्ट ग्रेड में भी। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ें। एक टॉपिक है आगे आइसोसिस्मल। आइसोसिस्मल होता है कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो आइसोसिस्मल लाइन होती है समभूकंप रेखा कहलाती है। मतलब समान जहां समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। अब दूसरा है होमोसिस्मल लाइन होता है। ये होता है एक समान समय पर आने वाले भूकंपीय स्थानों को, जैसे मान लो दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, कई 2-3 जगह वहाँ पे समान समय पर भूकंप आया है, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। ठीक है, कहते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो सामान्य उत्पत्ति के आधार पर भूकंपीय तरंगों के क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। भूकंपीय तरंगें सतही धरातल तरंगें होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने वाली जो तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में चलती हैं, वो होती है भूगर्भिक भूगर्भिक तरंगें यानी बॉडी वेव्स होती हैं। वो ये कितने प्रकार की होती है? 2 पी और एस तरंगें होती है। दूसरा होता है सतही धरातल तरंग, सरफेस वेव्स। भूगर्भिक तरंगों चट्टानों की क्रिया के अनुसार ऊपरी धरातल पर सतही धरातल तरंगों की उत्पत्ति होती है। मतलब ये तो आंतरिक होती है, ये सतह पर चलती हैं। इनको बोलते हैं पी और एस, और इनको बोलते हैं एल तरंगें। क्या बोलते हैं? एल तरंगें। इनके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होती है? प्राथमिक तरंगें, फिर द्वितीयक तरंगें, फिर मुख्य तरंगें। क्या होता है? जैसे भूकंप की उत्पत्ति के साथ ऊर्जा के निष्कासन से सर्वप्रथम जो हल्का कंपन आता है उसे बोलते हैं प्राथमिक कंपन, तथा कुछ क्षण बाद के बाद दूसरा कंपन आता है उसे बोलते हैं द्वितीयक कंपन कहते हैं। इसके कुछ क्षण बाद बाहरी कंपन आता है, इसे मुख्य कंपन कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को 3 प्रकार होते हैं। एक तो होती है प्राथमिक तरंगें यानी प्राइमरी वेव्स, दूसरी होती है द्वितीयक तरंगें सेकेंडरी वेव्स, तीसरा होता है लंबी तरंगें धरातलीय तरंगें एल तरंगें यानी लॉन्ग वेव्स होती हैं। ठीक है, तो पहले वाले को इसको पढ़ते हैं। प्राइमरी वेव्स को ये कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, दबाव वाली तरंगें होती हैं, इन्हें पी तरंगें कहते हैं। सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो तरंगें होती हैं इनकी औसत गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब किलोमीटर 7.8 किलोमीटर 1 सेकंड में ये इनकी रफ्तार होती है। तो सबसे जो तीव्र गति होती है इसमें से क्वेश्चन बनता है कि पी एस और जो एल तरंगें होती हैं उनमें से सबसे ज्यादा गति तेज किसकी होती है? तो वो होती है प्राथमिक तरंगों की। इसमें अणुओं की गति लहर के समानांतर होती है ना, अतः इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें, जैसे ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, क्षैतिज रूप में होती हैं। इसमें अणुओं की गति लहर के समान जैसे लहर चलती है उसकी तरह, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। ये ध्वनि की तरंगों की तरह क्या करती हैं? गति करती हैं, जिसमें पीछे से लगने वाले बल के आधार पर आगे बढ़ती हैं। और इसे दबाव वाली तरंगें, क्योंकि पीछे से दबाव बढ़ता है तो ये आगे की तरफ जाती हैं, दबाव वाली तरंगें भी कहते हैं। पी तरंगें अवतल रूप में यानी नतोदर चलती हैं। पी तरंगें पृथ्वी के सभी भागों से गुजरती हैं, मतलब कि ये पृथ्वी के जो भाग होते हैं, ठोस, तरल, गैस, मतलब तीनों भागों से। ये क्वेश्चन भी आया जो है कि ऐसी कौन सी तरंगें जो पृथ्वी के तीनों भाग से गुजरती हैं? ठोस, द्रव, गैस यानी पी तरंगें। और ये ध्वनि के समान कौन सी तरंगें? पी तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी होती हैं? पी तरंगें। सबसे तेज गति से चलने वाली कौन सी तरंगें होती हैं? और इनकी गति होती है 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और दबाव वाली तरंगें कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें से सारे पीवाईक्यू जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा दिया है। उसके बाद होती हैं द्वितीयक तरंगें। इनको क्या कहते हैं? गौड़ तरंगें या एस तरंगें या आड़ी तरंगें भी कहते हैं। एस तरंगें केवल क्या होता है? सॉलिड पार्ट से ही गुजर सकती हैं, ठोस से। और इनकी जो औसत गति होती है 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इनकी कितनी थी? 7.8 और इनकी 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड रखा थी। मध्यम गति वाली होती है एस तरंग।